पर जर्मनी की टिप्पणी से भारत नाराज। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। जर्मन विदेश मंत्रालय की केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी टिप्पणी करने को भारत ने आंतरिक मामलों में जबरन हस्तक्षेप बताया है। इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से शनिवार 23 मार्च को जर्मन दूतावास मिशन के डिप्टी हेड को तलब किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भारत को अंदरूनी मामला बताया गया है और इस पर जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी को उचित नहीं ठहराया है। 26 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजी गई के कविता। बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 तारीख तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। साथ ही कोर्ट में ईडी ने रिमांड के लिए दलील दी है कि के कविता का साक्ष्यों और केस के अन्य आरोपियों से आमना सामना करवाना जरूरी है। वहीं कल अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करते हुए ईडी ने दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल इन शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है और के कविता मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के संपर्क में थी। कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक ईडी की रिमांड पर भेजा है। अब खबर है कि अरविंद केजरीवाल, के कविता और मनीष सिसोदिया को एक साथ बैठाकर पूछताछ हो सकती है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दावा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दावा किया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द बाहर आएंगे और जोश के साथ बाहर आएंगे। ये बीजेपी की गलतफहमी है कि विपक्ष को दबा देंगे। हमारा नारा ही ये है कि संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। न्यायालय पर हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। मैं इंडिया गठबंधन की बैठकों में पहले भी जाता था, अब भी जाऊंगा। दिल्ली आप दफ्तर सील। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली की राजनीति में भूचाल की स्थिति है। आम आदमी पार्टी का ईडी के इस एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से जारी है। इस बीच चौंकाने वाली खबर ये है कि दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर को चारों तरफ से सील कर दिया है। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। नजरों से ओझल हो गया सीएम का काफिला। चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लंबी लंबी सड़क यात्राओं से उनका सुरक्षा स्टाफ चिंतित है। यह चिंता शुक्रवार 22 मार्च को तब और बढ़ गई जब जबलपुर से मंडला नक्सली गतिविधियों के कारण संवेदनशील जिला जाते वक्त खराब सड़क की धूल के गुबार में सीएम का वाहन सुरक्षा कर्मियों की नजर से ओझल हो गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी माना कि जबलपुर से मंडला की सड़क बेहद खराब है और उन्होंने इसके जल्द सुधार के लिए NHAI के अधिकारियों से चर्चा की है। संजय निरूपम ने की केजरीवाल से इस्तीफे की मांग। कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा इस्तीफा न दिए जाने पर सवाल उठाया है। संजय निरूपम ने कहा कि नैतिकता और शुचिता का तकाजा यह कहता है कि अरविंद केजरीवाल को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय निरूपम ने कहा कि मुझे जानकारी मिली कि वह जेल से सरकार चलाएंगे और सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, जो कि परेशान करने वाली बात है। अहंकार का मुंहतोड़ जवाब देगी जनता। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि शासन की वर्तमान स्थिति तानाशाही की तरह है। कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत को गिरफ्तार किए जाने के बाद सक्रिय राजनीति में आई कल्पना ने कहा, शासन का मतलब तानाशाही हो गया है। देश का हर कोना इनके जुल्म की गवाही हो गया है। बीजेपी हो रही कांग्रेस युक्त। लोकसभा चुनाव की 7वें चरण की वोटिंग से पहले हिमाचल प्रदेश में सियासत गर्म है। कांग्रेस के बागी 6 पूर्व विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बीजेपी जोड़तोड़ की राजनीति कर रही है और कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाली पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। पूर्वांचल से मोदी सरकार का पतन निश्चित। 2024 लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने कहा कि 2024 चुनाव को लेकर जनता ने अपना मूड बना लिया है। इस बार पूरे पूर्वांचल से मोदी सरकार का पतन होना निश्चित है।
भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। बीजेपी वालों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके एजेंसियों की मदद से चंदा लिया और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि वीव का व्यापार करने वाली कंपनी और पाकिस्तानी कंपनियों से भी बीजेपी वालों ने चंदा लिया है, लेकिन देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। देश इनकी नीयत को समझ चुका है। प्याज निर्यात पर फिर लगा प्रतिबंध। भारत सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा निर्णय लेते हुए शनिवार को प्याज निर्यात पर लंबे समय तक के लिए बैन लगा दिया है। प्याज निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध की समय सीमा 31 मार्च तक थी। अब इसे अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इस चौंकाने वाले फैसले को देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि आम चुनावों के दौरान प्याज की कीमतें बढ़ें। सरकार के इस फैसले से कुछ विदेशी बाजारों में प्याज की कीमतें आसमान छू सकती हैं। एलन मस्क की न्यूरालिंक चिप का कमाल। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। न्यूरालिंक ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी में अपनी उपलब्धि से मानव जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है। दरअसल न्यूरालिंक ने 21 मार्च को एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक लकवाग्रस्त शख्स कंप्यूटर कर्सर के माध्यम से अपने विचारों के जरिए चेस खेल रहा है। वीडियो में शख्स ने अपना नाम नोलैंड अरवाग बताया है। अरवाग की मौजूदा उम्र 29 साल है। नोलैंड अरवाग दिमागी रूप से तो पूरी तरह फिट है, लेकिन उसके कंधे का निचला हिस्सा पूरी तरह से बेजान हो गया है। रूस में कॉन्सर्ट हॉल हमले में 70 लोगों की मौत। रूस में राजधानी मॉस्को के पास क्रोकस सिटी हॉल में एक संगीत समारोह के दौरान कई बंदूकधारियों ने शुक्रवार 22 मार्च शाम हमला बोल दिया, जिसमें कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर धमाकों की आवाज भी सुनी गई। हालात पर काबू पाने और हमलावरों से निपटने के लिए रूस की स्पेशल फोर्सेज को लगाया गया है। खबर लिखे जाने तक स्पेशल फोर्सेज का ऑपरेशन जारी था। मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल के पास हेलीकॉप्टर और कई एम्बुलेंस देखी गई। हॉल से लोगों की निकासी कराई जा रही है। मालदीव की भारत से कर्ज में रियायत की मांग। मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद से मोहम्मद मोइज़ू भारत विरोधी रुख बनाए हुए हैं, लेकिन अब भारत को लेकर उनका रुख नरम नजर आने लगा है। मोहम्मद मोइज़ू ने अब सुलह का रुख अपनाते हुए कहा कि भारत उनके देश का करीबी सहयोगी बना रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में कर्ज में रियायत की मांग भी की है। दरअसल पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 40 करोड़ 9 लाख अमेरिकी डॉलर का बकाया था। मॉस्को टेरर अटैक की ISIS ने ली जिम्मेदारी। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकी हमले में 70 लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार 23 मार्च 2024 सुबह यह जानकारी @स्पेक्टर इंडेक्स हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी गई। टेरर अटैक में इसके अलावा 145 लोग जख्मी हुए, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच आतंकी संगठन ISIS ने हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि उसके लड़ाकों ने ईसाइयों की भारी भीड़ पर हमला किया था। रूस की फ्रांस को धमकी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में नया मोड़ आ गया है। मॉस्को की तरफ से हिंट दिया गया है कि जारी युद्ध में अगर कोई तीसरा देश दखलंदाजी करता है तो वह परमाणु हमले से नहीं चूकेगा। दरअसल फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में चेतावनी जारी की थी कि अगर पुतिन की सेना कीव पर अब एक भी बड़ा हमला करता है तो वह यूक्रेन की सपोर्ट में अपनी सेना को उतार सकता है। मैक्रो की इसी चेतावनी पर ड्यूमा के उपाध्यक्ष प्योत्र टॉल्स्टॉय ने अपना विचार साझा किया है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में रूस पेरिस पर परमाणु हमले को अंजाम दे सकता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।